दोस्तों, जंग के पहले ही दिन ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया है वो अमेरिका और इजराइल के लिए किसी शॉक से, बिग शॉक से कम नहीं है। इतिहास में पहली बार किसी मुल्क ने अमेरिका के 7 एयरबेस, एक ही दिन में 7 मिलिट्री एयरबेस, उस पर हमला किया है मिसाइल से। वो चाहे सबसे बड़ा एयरबेस जॉर्डन में हो या फिर इराक में हो या फिर कुवैत में हो, कतर में हो, बहरीन में हो या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो। तो एक तरफ यूएस मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल अटैक ईरान कर रहा है, दूसरी तरफ जो कंसुलेट ऑफिसेज हैं अमेरिका के, वहाँ पर भी मिसाइल से हमला हो रहा है। और यही नहीं, इजराइल के कई शहरों में मिसाइलों की बौछार हुई है, तेल अवीव के आसपास, हाइफा एयरपोर्ट के आसपास। और ईरान की कोशिश है कि मोसाद के जो हेडक्वार्टर्स हैं या इंटेलिजेंस के जो हेडक्वार्टर हैं इजराइल में, उनको भी टारगेट किया जाए। अब जानकारों का कहना है कि ट्रंप और नेतन्याहू, या यूं कहें मोसाद और CIA, जो दोनों एजेंसियां, एक अमेरिका की और एक इजराइल की खुफिया एजेंसी, इनको शायद इल्म नहीं था, इनको शायद एंटिसिपेशन नहीं था कि ईरान इतनी जल्दी और इतने बड़े पैमाने पर स्ट्राइक करेगा। उधर ईरान में जब आज सुबह के 8-9 बज रहे थे तो अचानक अमेरिका और इजराइल ने हवाई हमले शुरू किए, मिसाइल अटैक किए, तकरीबन 30 ठिकानों पर किए। और शायद ईरान में जो अवाम है उसको ये इल्म उसको भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी बातचीत के बीच धोखे से, छल से अमेरिका अटैक कर देगा। अब इत्तेफाक से मैं ईरान में कई रिपोर्टर्स, कई जर्नलिस्ट को कोशिश कर रहा था, लेकिन इंटरनेट पूरी तरह से डाउन था, डिसरप्ट था। लेकिन आखिरकार मेरी 2.5-3 मिनट की बातचीत ज़मीर अब्बास साहब से हुई है, जो इस वक्त ईरान के कॉम सिटी में, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड से बात नहीं हो पा रही थी तो मैंने मोबाइल फ़ोन पे उनका जो वीडियो था आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्ड किया। थोड़ा सा ऑडियो आपको लगेगा, ऑडियो वीडियो में थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन ये 2-2.5 मिनट की बातचीत बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब्बास साहब, इस वक्त आप कहाँ पर हैं? तेहरान में हैं? मैं इस वक्त कुम में हूँ, ईरान में, जो यहाँ का स्पिरिचुअल कैपिटल है, वहां पर मैं इस वक्त लोकेटेड हूँ। जी, मैं जानना चाह रहा था कि इस वक्त तेहरान में, ईरान में क्या स्थिति है? क्या अभी भी बमबारी हो रही है? नहीं, तेहरान में जो बमबारी का सिलसिला था वो सुबह तकरीबन 1 घंटा चला था। 1 घंटे में उन लोगों ने कुछ मिलिट्री साइट्स पर हमला किया था। फिर उसके बाद अलग अलग शहरों में ईरान में हमले हुए हैं, जिसमें तबरीज है, बहुत सारे शहरों पर उन लोगों ने हमला किया है। अक्सर जो है मिलिट्री साइट्स या गवर्नमेंट की साइट्स थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह पर स्कूल पर भी हमला हुआ है। एक अभी खबर आ रही है कि एक एलिमेंट्री स्कूल, जो बच्चों की स्कूल होती है, उसमें हमला हुआ है, जहां पर 24 बच्चियों की शहादत हो गई है। जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस वक्त ईरान में जो चेन ऑफ कमांड है, क्या अली खामनाई सब कुछ संभाल रहे हैं या जो आपके प्रेसिडेंट हैं पेजेश्कियान संभाल? इस वक्त चेन ऑफ कमांड क्या है? हु इज कंट्रोलिंग ईरान राइट नाउ? ईरान की मिलिट्री आयतुल्लाह खामेनेई को रिपोर्ट करती है, और आयतुल्लाह खामेनेई जो है, पिछली बार जो कमांडर्स ने कहा था या वो वॉर जोन में थे और वो कमांड दे रहे थे, कंप्लीट हर रोज क्या स्ट्रेटेजी बननी है वो आयतुल्लाह खामेनेई ही मैनेज कर रहे थे। पिछली बार उनके कमांडर्स ने बिल्कुल क्लियरली ये कहा था। लेकिन ईरान का जो कंप्लीट सिस्टम है वो ईरान की एक सिक्योरिटी काउंसिल होती है। जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसके अंदर प्रेसिडेंट भी होते हैं, उसके अंदर चीफ जस्टिस भी होते हैं, कुछ अलग अलग शोबे के लोग होते हैं, और आयतुल्लाह खामेनेई के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ईरान के जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं वो एक शख्स नहीं लेता, बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल लेती है। अली खामनेई सुरक्षित है, क्योंकि इजराइल की मीडिया कह रही कि उन पर हमला हुआ है। आपके पास क्या खबर है? रेवरी पर हमला हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो खबरें आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ही साउंड एंड सेफ। इंशाअल्लाह दुश्मन की आंखों में कांटा बन के हमेशा इंशाअल्लाह वो रहेंगे। एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूँ, ये जो हमले हुए हैं बहरीन में, कतर में, कुवैत में, UAE में, इसका मतलब क्या था? ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं अली खामनेई? ईरान क्या मैसेज देना चाह रहा है? ईरान ये मैसेज देना चाह रहा है कि अमेरिका ये नहीं समझे कि वो इस बार मार के वो चला जाएगा। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा था मीज़ानी इतनी खुरीद, अगर मारोगे तो मार खाने के लिए तैयार रहना। ईरान ने बिल्कुल खुल के कहा था कि इस बार रीजनल वॉर होगा, जितने अमेरिकन इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट के अंदर है सब पर अटैक होगा, सब पर हमला होगा। ऐसा नहीं है कि तुम मारोगे और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा।
7 एयर बेसेस पर ईरान ने पहले 2 घंटे के अंदर हमला करके बिल्कुल ये क्लियर सिग्नल दे दिया है कि ईरान से जंग करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। अब ज़मीर अब्बास जाफरी कह रहे हैं कि अली खामनेई पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ईरान में जो चेन ऑफ कमांड्स हैं कि किस वक्त कौन जिम्मेदारी लेगा, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशंस हो या फिर स्ट्रैटेजी हो, ये सब कुछ इन प्लेस है। कई महीनों से इसकी तैयारी चल रही थी। दोस्तों, सवाल यह है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। क्या ये जंग लंबी खिंचेगी या फिर ट्रंप और नेतन्याहू अपनी रणनीति को चेंज करेंगे, बदलेंगे? क्योंकि दोनों को ही, चाहे वो नेतन्याहू हो चाहे ट्रंप हो, अपनी अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज में उनको इलेक्शन फेस करना है। एक को इजराइल में इलेक्शन फेस करना है और एक को अमेरिका में इलेक्शन फेस करना है। और पहले दिन में कहीं ना कहीं जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है, दोनों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो क्या ये जंग अभी और तेज होगी? क्या अमेरिका अभी और सरप्राइज और शॉक दे सकता है? क्या वो B-2 बॉम्बर्स उतारेगा या फिर सोचेगा कि गलत जगह पर हाथ डाल दिया है? और अगर ये जंग लंबी होती, खिंचती है, तो अमेरिका के अगेंस्ट क्या चाइना और रशिया ईरान को खुलकर बैकिंग करेंगे? सामने भी आ सकते हैं, मैदान में भी आ सकते हैं जंग के। बहुत से ऐसे सवाल हैं और आज हमारे साथ अमरीश मिश्रा हैं जो डायरेक्ट आप कह सकते हैं टच में है, ईरान के टच में। कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं अमेरिका के, उनके टच में। अमरीश मिश्रा को सुनिए और ये जो जंग है इसमें आगे क्या होने जा रहा है उसकी सही जानकारी लीजिए। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जंग में बहुत से लोग, बहुत से मीडिया आउटलेट्स, खासकर जो वेस्टर्न मीडिया के हैं, गलत खबरें भी प्रोजेक्ट करते हैं। तो सुनिए अमरीश मिश्रा को। अमरीश जी, युद्ध जारी है जिसका अंदेशा था और एक नया मोड़ ये देखने को आ रहा है कि अमेरिका के जो यूएस एयरबेस हैं, चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो बहरीन में हो, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई, अबू धाबी में हो, उन पर हमला हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि जो अमेरिकन कंसुलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, वो भी टारगेट किए जा रहे हैं। क्या ट्रंप को, नेतन्याहू को इस बात का एंटिसिपेशन नहीं था कि ईरान इतनी जल्दी, इतने बड़े पैमाने पर हमला करेगा, जवाबी हमला करेगा? ये दीपक जी, एक तरफ इजराइल मोसाद का इंटेलिजेंस फेलियर है, अमेरिका का इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं अभी देखना है। लेकिन अमेरिका का जो असेसमेंट था, कहीं ना कहीं उसकी सेना की नहीं सुनी गई। जो हम लोगों ने बात की थी, सेना उसकी कह रही थी इस बात को कि हमें एक उल्टी गंगा बह सकती है। आप सही कह रहे हैं कि उनके जो चेयरमैन थे, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल केन ने कहा था कि इट्स नॉट सो इजी, इसको इतना अंडर एस्टिमेट मत करिए ईरान को। तो इसमें देखिए सीधी बात है, ट्रंप नेतन्याहू और मोसाद के कहने में आ गए और उन्होंने सोचा कि हम इनके आधार पे ये जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ईरान को हम झुका ले जाएंगे, थोड़ा बहुत होगा वो झेल लेंगे, ये नहीं हुआ, उल्टा हो गया। बल्कि जो ईरान बार बार कह रहा था और जिसको इजराइल कहता था गीदड़ भभकी, अमेरिकन एजेंसी कहती था नहीं गंभीरता से लो। अब इजराइल की बात देखिए, उन्होंने मानी और क्या क्या हश्र हुआ। आज की स्थिति क्या है? दुबई जल रहा है, अबू धाबी, कुवैत, बहराइन, किसी ने सोचा नहीं था, सऊदी अरेबिया, कतर, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट हिट नहीं हो रहे हैं। और यही बात ईरान ने कही थी। अप्रत्याशित है ये दीपक, दुनिया में कभी हुआ ही नहीं है इस तरीके से जब से अमेरिका का डोमिनेट। क्या आपको लगता है कि जैसे ओमान और सऊदी अरब पे हमला नहीं हो रहा है, लेकिन कतर और यूएई और बहरीन, क्या इन बादशाहों को अली खामनेई का पैगाम जा रहा है कि बहुत ज्यादा सरपरस्ती में मत रहिए, बहुत ज्यादा झुकिए मत, सरेंडर मत होइए ट्रंप के क्या कहते हैं आगे? क्या ये मैसेज है बादशाहों को? और क्या जो अवाम चाहती, मुस्लिम अवाम जो चाहते हैं, चाहे वो कुवैत हो चाहे वो बहरीन हो, कि भाई हमारा बादशाह गोद में बैठा है, गोदी बादशाह है ये ट्रंप का, क्या ये मैसेज अली खामनेई ने दिया है? बिल्कुल। देखिए, ये तो अब आप देखिए, जो खासतौर पे बहरीन और यूएई, ये जो दो जगह के बादशाहत हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा एलिगेशन लगता है कि ये एक्चुअली जो वहां के मुस्लिम्स कहते हैं, और सुन्नी मुस्लिम की बात मैं कर रहा हूँ, शिया की नहीं, सुन्नी मुस्लिम्स कहते हैं कि ये यहूदियों के हाथ बिके हुए हैं। तो वो अपनी भाषा में ठेठ अंदाज में कहते हैं, लेकिन उसको अगर और सोफिस्टिकेटेड तरह से समझा जाए तो मतलब अमेरिकन इजराइल कैंप में वो है और उन्हीं पे सबसे ज्यादा केंद्रित किया ईरान ने। तो ये पॉलिटिकली ईरान ने काफी सोच समझ के
इस चीज को किया है और सऊदी अरेबिया और ओमान को इससे अलग रखा है काफी हद तक। अच्छा, कतर में जो क्या है, कतर के अंदर एक एक दो फैक्शंस हैं, एक प्रो अमेरिकन फैक्शन है, एक एंटी अमेरिकन फैक्शन है, और एंटी अमेरिकन फैक्शन के साथ उनका बादशाह भी है, लेकिन उसके और भी सक्सेसर्स हैं जो प्रो अमेरिकन है। तो वहां उन्होंने इसलिए मारा कि वहां के एंटी अमेरिकन फैक्शन जो कतर का है उसको मजबूत करने के लिए। तो हर जगह आप देखिए ईरान जो स्ट्राइक कर रहा है, मिलिट्री लग रही है, लेकिन दे आर ऑल्सो पॉलिटिकल स्ट्राइक्स। जी, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे। मैं देख रहा हूं क्योंकि आप तो ईरान में थे, पिछले महीने ही ईरान में आप थे, और वहां पर आप मिलिट्री लीडरशिप से मिले, आप राष्ट्रपति पेजेश्कियान से मिले, आप अली खामनाई के एडवाइजर से मिले, और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई और एक्सपर्ट होगा जिसका एक्सेस इतना ज़्यादा होगा। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जो मैं रिपोर्टिंग्स देख रहा हूँ, चाहे CNN हो, अमेरिकन मीडिया हो, या अरब मीडिया हो, अल जजीरा हो, या बाकी चैनल्स हो, ये जो मिसाइलें हैं, चाहे वो कतर में जो US एयरबेस है ठीक वहीं पर गिर रही हैं, या कोई कंसुलेट है US एम्बेसी का, वहीं पर सीधे वो मिसाइल गिर रही है। ये जो प्रेसिशन है, ये जो सटीक मतलब एकदम आप कह सकते हैं जहां पर टारगेट करना वहीं पर ये मिसाइलें गिर रही हैं, क्या इसके पीछे अमरीश भाई, मैं मतलब आपसे जानना चाहूंगा, हो सकता है आप ना भी बताएं, क्या चाइना की टेक्नोलॉजी है इसके पीछे? एकदम डॉट पर मिसाइल जा रही है, बाकी कोई इस पर हताहत नहीं हो रहा है, जनता पर अटैक नहीं हो रहा, सीधे US बेस पे। देखिए, ये जो प्रिसिशन बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बताऊं, ये चाइना रशिया के पास US से बेहतर है, क्योंकि US के जो अटैक्स होते हैं, हाँ, US के जो अटैक्स होते हैं उसमें सिविलियंस बहुत मरते हैं। इतिहास है ये, आज तक ये इतिहास है, सब लोग जानते हैं। करोड़ों मुसलमान मार दिए इसी उसमें, ये आमतौर पे। लेकिन ये जो प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स है, इसकी खासियत रशिया और चाइना में एक तरह से इजाद हुई, और फिर ईरान ने इसको एक अलग लेवल तक पहुंचा दिया, इस लेवल तक पहुंचा दिया। दीपक जी, आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में मैंने शायद 2 या 3 दिन पहले कहा था कि ईरान मतलब जो लोकेशन है, इजराइल में अगर मारना है या US बेस पे मारना, उसके कोऑर्डिनेट्स मिसाइल में फिट हैं। ये किसी ने सुना ही नहीं है कभी ऐसी टेक्नोलॉजी। मतलब आप कह रहे हैं कि ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर वो एक पान की दुकान पर भी स्ट्राइक करना चाहे, मिसाइल लैंड कराए, तो सीधे वहीं जाके लगेगी। एग्जैक्टली। उसमें यह हो सकता है कि जो शार्पनल्स, जो मिसाइल से शार्पनल्स निकलते हैं बड़ी संख्या में, उससे लोग जख्मी हो, ये हो सकता है, अगल बगल के सिविलियन कुछ जख्मी हो, लेकिन मारे नहीं जाएंगे, और वो वहीं पर जो टारगेट है वहीं जाके लगेगी। जी, एक चीज और, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लगातार, जैसे अगर शुरू में ऐसा लग रहा था कि जैसे अमेरिका तबाह कर देगा घंटे भर में ईरान को, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे ईरान भारी पड़ रहा है, शाम तक ईरान भारी पड़ रहा है। मुझे नहीं मालूम कि देर रात क्या होता है, या अब से 12 घंटे बाद क्या होता है, हम लोगों को नहीं पता है किस तरह की टेक्नोलॉजी। लेकिन अभी जो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं उसमें जिस तरह से बहरीन, कतर, कुवैत, इन सब पर हमला हो रहा है, एक दहशत है, और कहीं ना कहीं अमेरिका में ट्रम्प का बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इस बार ईरान ने तय कर रखा था कि हम रुकेंगे नहीं, जैसे ही अमेरिका हमला करेगा हम उसके तुरंत बाद हमला कर देंगे? क्या इस तरह की स्ट्रेटेजी थी? आपके पास क्या जानकारी है? हमारे पास जानकारी यही है दीपक जी, ये देवर रेडी फॉर, मतलब वो 24 घंटे तैयार थे कि सुबह 1 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कभी भी तुम हमला करो, हम तैयार हैं। और ये बात हमने रिपीट की आपके प्रोग्राम में। तो इसलिए देखिए, अमेरिका जो सोच रहा था, देखिए अमेरिका ने क्या सोचा, आप अमेरिकन पैटर्न भी देखिए, जो अमेरिका इजरायली पैटर्न, उन लोगों ने ये सोचा कि जो ईरान का जो फैला हुआ मिसाइल स्ट्रक्चर है, कि कहीं तबरेज में, कहीं उत्तर में, कहीं दक्षिण में है, कहीं पहाड़ के नीचे, कहीं ऊपर है, तो हम सब जगह एक बार एक मार देंगे तो उससे ईरान हिल जाएगा। लेकिन उससे कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तेहरान को छोड़ के, जहां से ये खबर आ रही है कि IRGC के कुछ इंस्टॉलेशन हिट हुए हैं और शायद वहां कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं जो अभी कंफर्म नहीं, उसको छोड़ के ये पूरा जो इन्होंने करमान शाह में भी मारा, तबरीज में भी मारा, उसका कुछ असर ही नहीं हुआ। ईरान तैयार था पूरी तरीके से, और ईरान ने काउंटर ऑर्डर दे रखा था कि ये सब जो आउटपोस्ट हैं, जो पेरिफेरी में एरियाज है,
ये हमारे ये तेहरान से कमांड का इंतजार ना करें, ये मारने लगे, और वही हो रहा है, वो मारने लग रहे हैं। इसीलिए अभी अभी जब से जी, अभी आपको क्या लगता है कि ये जो दो जंगी जहाज है, और मैं इस पे जरूर आना चाहूंगा, एक यूएसएस फोर्ट जो इजराइल के पास खड़ा है, और आपने कल ही कहा था कि जिस तरह से दीपक ये जहाज इजराइल के करीब पहुंच रहे हैं अमेरिका के, आपने कहा था कि हो सकता है जल्दी स्ट्राइक हो जाए, और वैसा ही हुआ। ये जो दो जहाज हैं, एक ओमान के पास अब्राहम लिंकन जहाज खड़ा है, पानी का जहाज जंगी, और एक इजराइल पे, क्या ऐसा तो नहीं है कि इस पर भी देर सवेर ईरान टारगेट कर सकता है? दीपक जी देखिए, बात यहां पर क्या है, इब्राहिम लिंकन और जनरल फोर्ड, जिनको बहुत खतरनाक बेड़ा बताया जा रहा था, और जो अमेरिका अगर अटैक करता तो उनकी स्ट्रैटेजी का लिंचपिन होते, एक मुख्य आधार होते, लेकिन वो तो सीन से बाहर है। इब्राहिम लिंकन कहाँ है किसी को नहीं पता, वो इंडियन ओशन की तरफ चला गया अभी कल। उसके बाद जनरल फोर्ड इजराइल के पास आया, लेकिन वो वहां पर इजराइल में क्या मदद कर रहा है इजराइल की अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने शायद ये सोचा था कि हम अपने युद्धपोतों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इजराइल की जमीन का इस्तेमाल करेंगे, उससे काम हो जाएगा। लेकिन वो नहीं हुआ, वो उल्टा पड़ गया। अब ट्रंप को डिसाइड करना है कि अगर इनके युद्धपोत उतरे, वहां के जहाजों ने ईरान पे हमला करना शुरू किया, तब तो सीधी बात है अमेरिका ने एक तरह से ईरान पे वॉर डिक्लेयर कर दी जी, और उसके बाद वो सीधे निशाने पे आ जाएंगे युद्धपोत। एक और खबर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का अखबार लिख रहा है कि ट्रम्प फंस गए हैं, उनको नेतन्याहू ने फंसा दिया है, और वहां के एक्सपर्ट्स अमेरिका का कहना है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है ईरान से युद्ध में जाना, क्योंकि ईरान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि गलत जगह हाथ डाल दिया मिस्टर ट्रंप ने? ये तो शुरू से बात आ रही थी दीपक जी, मिस्टर ट्रंप को सब पता था। अब सोचिए आप, ज़ायनिस्ट लॉबी, जूविश लॉबी का कितना प्रेशर होगा। मतलब हम लोग यहां बैठ के सोच रहे हैं, और अमेरिका में पूरा अमेरिका का तंत्र जो इसी बात पे बना हुआ है कि अमेरिका सुप्रीम है, आज अमेरिका पिट रहा है, तब भी वो ये कह रहा है कि गलती अमेरिका की। तो अब सोचिए कितना बड़ा ये पैराडाइम शिफ्ट है। कभी ऐसे अमेरिकन नहीं बोलते जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम ने बोला है। जी, ये दिखा रहा है कि एक्चुअली उनको लग रहा था कि ये बिल्कुल बेवकूफी पूर्ण का निर्णय होगा इस समय ईरान से भिड़ना, और वही चीज, वही गलती हुई और वही जवाब आया। क्या आपको लगता है कि अब ये जो F-22 फाइटर जेट्स हैं, जो इजराइल में 48 घंटे पहले अमेरिका ने उतारे थे, अब हवाई हमला होगा, ये F-22 या B-2 बॉम्बर्स, इनका इस्तेमाल होगा बॉम्बिंग करने के लिए देखिए ईरान पर? दीपक, इस समय स्थिति बहुत नाजुक है, एक बहुत ही महीन डोर पे टिकी हुई है। वो क्या डोर है? वो ये है कि अमेरिका डायरेक्टली कितना इंटर करता है। अब अमेरिका में ये डिबेट शुरू हो गई है कि अभी इससे आगे मत बढ़ो, तुम मत बढ़ो आगे। इजराइल के यहां से जो तुम कर रहे हो वो करते रहो, साइबर अटैक वगैरह या कुछ उनको सिस्टम देते रहो, तुम मत आगे बढ़ो। अब अमेरिका में वो लॉबी डोमिनेट कर गई, लेकिन ट्रंप अभी भी उसको नजरअंदाज कर सकते हैं और हमला कर सकते हैं, लेकिन उस इवेंट में फिर सीधे अमेरिका जद में आ जाएगा। अभी तो उसके काउंसुलेट और ये सब हैं, लेकिन जब युद्धपोत उसके युद्धपोतों पे हमले होंगे, जब अमेरिका के यूरोप में जो बेसेस हैं, अगर वहां ईरान की मिसाइल चलेगी तो क्या होगा? जी, बात ही खत्म हो जाएगी ना। चाइना और रशिया के लिए तो इससे अच्छा दिन नहीं होगा कोई। अमरीश जी, ये अभी, क्योंकि आप वॉर हिस्टोरियंस हैं, जितने भी युद्ध हैं उस पर आप नज़र रखते हैं, सारे आंकड़े आपके पास हैं, अभी तो पहला दिन है, ठीक है, बहुत बराबर की टक्कर है, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, रात में और ज़्यादा ताबड़तोड़ हमले होंगे। क्या आपको लगता है कि 2-3 दिन में पिक्चर क्लियर होगी कि ये जंग किस तरफ शिफ्ट कर रही है, कौन किस पर भारी है? क्या आप अपना जो असेसमेंट है 2-3 दिन के बाद आपको पता लगेगा? ऐसा लग रहा है कि अगले 48 घंटे बहुत क्रूशल है। देखिए अभी ईरान ने मोमेंटम ले लिया है और अपर हैंड ले लिया है। ये अप्रत्याशित है, ये पिछली बार जून में नहीं हुआ था। तो अब जब ईरान ने पहले ही दिन से अपर हैंड ले लिया है, और हम जानते हैं अमेरिका और इजराइल की कैपेसिटी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग अनजान हैं, वो जानते नहीं उनके पास क्या है, हम जानते हैं उनके पास क्या है। और वो
अगर उसको इस्तेमाल करेंगे, अगर वहां तक स्थिति आएगी तो फिर एक वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बन जाएगी, अगर ये लोग उस तरफ आगे बढ़ते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका अगर और बड़े हथियार और बड़े धमाके और बड़ी तबाही ईरान में करता है तो ये जंग फिर तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। मतलब एक नया मोड़ इसमें आ सकता है जहां अमेरिका विलन हो सकता है दुनिया के आगे। दुनिया आगे विलन हो सकता है, रशिया चाइना इंटरवीन कर सकते हैं। उन्होंने ऑलरेडी इस तरह का माहौल बनाना शुरू कर दिया है। चाइना के जो इनिशियल बयान है, रशिया के भी ऑलरेडी वो पीस की बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि ये इजराइल अमेरिका की ये तानाशाह, मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये उनकी हेजुमनी है जो वो दिखाना चाहते, नहीं तो ईरान पे हमला करने का क्या तुक था। तो इसलिए देखिए, ये सारी बातें यही दिखा रही हैं कि रशिया और चाइना हस्तक्षेप, अगर जरूरत पड़ी तो हस्तक्षेप करने का माहौल बना रहे। एक चीज और आखिरी में, क्या ये आपको लग रहा है कि ये जंग लंबी खिंच सकती है और ईरान के पास अभी गोला बारूद है 2 महीने 3 महीने जंग लड़ने का, 4 महीने तक खींच सकता है जंग? ईरान देखिए लंबे समय तक जंग की तैयारी उसने की हुई है। मैंने कहा है कि चाइना से सोडियम परकुलेट सफिशिएंट मात्रा में है, जो एकमात्र चीज है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए इसेंशियल है, और वो उसके भंडार ईरान ने बना लिए। तो वो 6 महीना 7 महीना वो मिसाइल बनाता रहेगा, मारता रहेगा। अब ऐसी सिचुएशन में ये बात सबके सामने है, तो जो ईरान ने कहा था वो कर दिखाया। तो जब ईरान ने जो कहा था वो कर दिखाया, तो अब इसके बाद तो अमेरिका के अंदर जो अमेरिका का पूरा तंत्र है वो री इवेल्युएट करेगा। वो ये करेगा कि वाकई कितने दिन अमेरिका को इन्वॉल्व रहना चाहिए। ट्रंप के हाथ में सब कुछ नहीं है। हालांकि अगर उसमें फिर भी ट्रंप को कुछ दिखाना तो पड़ेगा ना कि हमने ये अचीव किया। वो आप किसी बड़े को मार नहीं पाए, आपने कुछ जूनियर कमांडर्स को मार दिया, अगर मार, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अमेरिका के खिलाफ जाती है। क्या आपको ये भी लगता है कि ट्रंप जो बातचीत करना चाहते थे और उन्होंने पिछली बार नेतन्याहू को वापस भेज दिया था, जब नेतन्याहू उनसे बात करने गए थे, ट्रंप ने कहा कि हम बात करना चाहते हैं, हम नेगोशिएट करना चाहते हैं, और उनके दामाद और स्टीव विटकॉफ जो दोस्त हैं ट्रंप के, दोनों लोग ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बातचीत कर रहे थे। ओमान में बातचीत हुई, फिर स्विट्जरलैंड में 2 बार बातचीत हुई, चौथे राउंड की बातचीत ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होनी थी। तो ट्रंप बातचीत करना चाहते थे। क्या आपको लगता है कि ये जो ज्यू लॉबी थी, ये जो नेतन्याहू की लॉबी थी, इसने इतना प्रेशर डाल दिया कि ट्रंप बीच रास्ते में कहीं ना कहीं वापस मुड़ गए, यू टर्न ले लिया उन्होंने और जंग पे चले गए? देखिए, ट्रंप और कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो ही इज अ कैप्टिव ऑफ द ज्यू लॉबी। वो ज्यू लॉबी ने उनको जो सपोर्ट किया था प्रेसिडेंट बनने में, और शुरू से फर्स्ट टर्म में भी, तो और बार बार नेतन्याहू कहते हैं कि ट्रंप से अच्छा दोस्त इजराइल का कोई नहीं हमको मिल सकता। तो इसलिए ये तो ट्रंप को एक बार तो ये करना था। लेकिन इसमें एक छुपी चीज ये हो सकती है, छुपा एंगल, कि ट्रंप ने ये सोचा हो कि एक बार इनको करने दो, उधर से जवाब आएगा तो खुद ही अपने आप ये हमको ज्यादा धक्का नहीं दे पाएंगे कि तुम और ज्यादा आगे बढ़ो। अब यहां पर मामला फंसा हुआ है, जिस महीन डोर की मैंने बात की, कि अमेरिका इसके आगे बढ़ता है या पीछे हटता है। संकट में ट्रंप हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी खुद को कहते हैं, और अमरीश जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलत स्टेप ले लिया। अमेरिकन लॉबी भी कह रही है कि ट्रंप को ईरान ने के अंदर इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, ज्यू लॉबी का प्रेशर था। और ईरान वेनेजुएला नहीं है, ईरान के पास दुनिया की सबसे ज्यादा मिसाइलों का जखीरा है, बैलिस्टिक मिसाइलों का, और ये मेहनत उसने पिछले 20, 25, 30 वर्षों में करी है। और इस पर शबाब तब आया जब चाइना और रशिया ने खुलेआम टेक्नोलॉजी दे दी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो इस वक्त इजराइल के लिए मुसीबत बन सकती है, आगे चल के अमेरिका के लिए मुसीबत बन सकती है। और यही वजह है कि चुन चुन के जो यूएस एयर बेस हैं, चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो बहरीन में हो, चाहे वो यूएई में हो, वहां लगातार हमला हो रहा है। अभी भी खबरें आ रही हैं हमारे न्यूज रूम में कि ताबड़तोड़ हमले के गोले दिख रहे हैं, धमाके सुने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि इतना प्रेसिशन है कि सिर्फ ये यूएस एयर बेस पर ही या यूएस कंसुलेट पर ही ये मिसाइलें गिर रही हैं।
आम जनता में नहीं गिर रही। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे क्योंकि एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। ये युद्ध का पहला दिन है। 4 दिन तो ट्रंप ही कह रहे हैं कि युद्ध चलेगा, उसके बाद ये लंबा युद्ध खिंचेगा। इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं देश, क्या चीन और रूस भी आगे चलकर आ सकते हैं, और पहले दिन के बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन कौन भारी पड़ता है, इजराइल अमेरिका भारी पड़ता है या ईरान की मिसाइलें भारी पड़ते हैं। आखिर में अली खामनाई के बारे में जो सूचना आ रही है अभी भी रॉयटर्स से कि वो सुरक्षित हैं। चाइना ने कुछ सैटेलाइट इमेजेस जारी की जिसमें कहा गया है कि जिस वक्त हमला हुआ उनके घर पर तो वो वहां नहीं थे। अमरीश भाई, इतनी ज्यादा जानकारियां आपने दे दी हैं कि मुझे लग रहा कि शायद ही इतना न्यूज नेटवर्क ईरान के अंदर या मिडिल ईस्ट में किसी और का होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू।